Hi guys, in this chapter I gave you an overview of fundamental analysis. Why we need the fundamental analysis, where we get enough data of a stock for fundamental analysis, different ratios, and a lot more. I hope it will help you to learn more about fundamental analysis of a stock. So let's start our chapter 4. Thank you. फंडामेंटल एनालिसिस ये वर्ड सुनने से ही ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए या फिर कोई एमबीए इन फाइनेंस की पढ़ाई करने वाला ही ये काम कर सकता है। तो आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सिखाने वाला हूँ। अब से आप भी कोई भी स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस कर सकेंगे। तो इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। तो ऐसा सोचिए कि आप कहीं पर एक दुकान खोलने वाले हैं, तो आप क्या देखेंगे? दुकान की प्लेस अच्छी है कि नहीं, दुकान जिस जगह पर होगा वहाँ पर लोगों का आना जाना होता है कि नहीं, उस जगह पर जिस चीज़ का दुकान आप खोलना चाहते हैं तो उस सेम चीज़ का दुकान और कितने हैं वहाँ पे उस जगह में, वो देखेंगे। उस जगह पर आप जिस चीज़ का भी दुकान खोलने वाले हैं उस चीज़ का डिमांड है कि नहीं उस जगह पर, वो देखेंगे। और ऐसे छोटे छोटे बात हम लोग हर रोज सोचते हैं कोई भी काम करने से पहले। तो एग्जाम्पल, अगर उस जगह पर लोगों का आना जाना ही नहीं होता है उस प्लेस पर, तो आप दुकान खोल के कस्टमर कैसे लाएंगे आपके दुकान पे, वो एक बात हो गया। और अगर उस जगह पर आप जिस चीज़ का दुकान खोलने वाले हैं तो ऐसे अगर सेम चीज़ का दुकान बहुत सारे हैं तो आपको कस्टमर कैसे मिलेंगे, वो भी देखना होगा आपको। और अगर आप जिस चीज़ की दुकान उस जगह पर खोलने वाले हैं उस चीज़ का उस जगह पर डिमांड ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? तो ऐसे हम लोग कोई भी दुकान खोलने से पहले ऐसे उस जगह की एनालिसिस करते हैं। तो आपने भी दुकान की प्लेस का क्या किया, एनालिसिस किया। लेट्स से और एक एग्जांपल से मैं आपको बताने के लिए कोशिश करता हूँ। इस साल अगर कोहली ने अच्छा खेला, क्रिकेट में अच्छा खेला अगर, तो हम क्या करेंगे, कोहली के पास्ट रिकॉर्ड्स भी देखेंगे। कोहली पहले कैसा खेलता था, कोहली का परफॉर्मेंस कब से अच्छा हुआ, अभी करंट परफॉर्मेंस कैसा है, तो ये सब हम लोग देखते हैं। कोहली का रन रेट कैसा कितना होता है, कोहली ने कितने मैच खेले हैं। हम लोग अगर किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो कंपनी को भी अच्छे से फंडामेंटली एनालिसिस करना होगा, ताकि कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस, कंपनी की प्रेजेंट परफॉर्मेंस एंड कंपनी का फ्यूचर प्लान्स के बारे में हमें पता चल सके। कंपनी की कंपटीशन में कौन कौन से कंपनी है, कंपनी के बिजनेस में प्रॉफिट होता है कि नहीं, कंपनी के मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी पर कितना लोन है, कंपनी के प्रोमोटर कौन कौन है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है। तो ये सब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस पे देखते हैं और उसके बाद इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है कि नहीं वो डिसाइड करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग स्टॉक का प्राइस देख के ही इस स्टॉक को बाय करना है या नहीं करना है वो सोचते हैं। लेट्स एग्जांपल, मेरे पास 1000 रुपया है और मैं एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि एक स्टॉक है 2 रुपीज़ में और एक स्टॉक है 1000 रुपीज़ की। तो मैं अगर वो 2 रुपीज़ वाला स्टॉक पिक करता हूँ तो मुझे 500 क्वांटिटी का स्टॉक मिलेगा, और अगर मैं 1000 रुपया वाला स्टॉक पिक कर रहा हूँ तो मुझे 1 क्वांटिटी का स्टॉक मिलेगा। ठीक है, तो मैं कौन सा वाला लूंगा? 90% लोग कौन सा स्टॉक लेंगे? 2 रुपीज़ वाला, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगा। अभी ये डिसाइड करने के लिए मुझे फंडामेंटल एनालिसिस करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही स्टॉक सिर्फ प्राइस देख के कोई नहीं बोल सकता कि ये स्टॉक, ये 1000 वाला स्टॉक नेक्स्ट 1 ईयर में 10,000 नहीं हो सकता, या फिर ये 2 रुपीज़ वाला स्टॉक नेक्स्ट 1 ईयर में 0 तक नहीं जा सकता, कोई नहीं बोल सकता। तो इसलिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी है अगर इन्वेस्टमेंट के लिए हम किसी स्टॉक को पिक करते हैं। तो आज मैं इन्हीं सारे बातों को एनालिसिस करना आप लोगों को सिखाऊंगा। तो अभी मैं आप लोगों को एक वेबसाइट के थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। तो ये इंडिया का बेस्ट वेबसाइट है आपके किसी भी स्टॉक का, किसी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ का आपका फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, moneycontrol.com। तो इस वेबसाइट में आपको ओपन करते ही ऐसा एक इंटरफेस मिलेगा आपको। तो उसके बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों को जितना भी आपको
डाटा चाहिए सब मिल जाएगा यहाँ पे। हमें जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से चाहिए किसी भी कंपनी का हमें यहाँ से मिल जाएगा। लेट्स से हम लोग किसी एक स्टॉक को यहाँ पे सर्च करते हैं। हम लोग देखते हैं HDFC बैंक, यहाँ पे आप लोग सर्च कर देंगे तो मिल जाएगा आपको HDFC बैंक। यहाँ पे फर्स्ट में आ रहा है, यहाँ पे देखिए आप HDFC बैंक। तो यहाँ पे इस वेबसाइट को ओपन करने से आपको HDFC बैंक का सारा डाटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप HDFC NSE में आपका कितना प्राइस हो रहा है HDFC बैंक का 1506 और BSE में 1506 एक ही है। कभी कभी किसी स्टॉक का आपका अलग अलग भी प्राइस होता है क्योंकि NSE और BSE एक दोनों अलग अलग एक्सचेंज है इसलिए। तो NSE का मतलब हो गया आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE हो गया आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और यहाँ पे और है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये हम लोग बाद में किसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन क्या होता है वो एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को पहले ही यहाँ पे क्या मिलता है डे रेंज। डे रेंज का मतलब क्या हो गया, आज के दिन में ये स्टॉक कहाँ पे लो कहाँ पर गया था और उसके बाद कितने हाई तक गया था। तो यहाँ पे आपको डे का रेंज मिलेगा, ये देख सकते हैं 1500 तो ये लो गया था आज और उसके बाद ये 1522 हाई गया था। और यहाँ पे आप लोग देखें 52 वीक रेंज, 52 वीक में ये स्टॉक कितने से कितने तक गया है यहाँ पे आपको रेंज मिल जाएगा। यहाँ पे 52 वीक्स में ये लो गया था आपका 1353 और उसके बाद कितने हाई तक गया था 1725 तक। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डे का वॉल्यूम। आज के दिन में ये स्टॉक वॉल्यूम मतलब क्या, वॉल्यूम मतलब आपका आपने किसी स्टॉक को बाई किया तो किसी और ने तो सेल किया होगा, तो आप दोनों क्या हो गए, आपने एक स्टॉक बाई किया है और किसी और ने एक स्टॉक सेल किया है, तो वॉल्यूम क्या कितना हो गया उसमें यहाँ पे 2। तो ऐसे मतलब वॉल्यूम काउंट होता है, कितना ट्रांजैक्शंस होता है, ये सब वॉल्यूम यहाँ पे काउंट होता है। तो यहाँ पे मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग स्ट्रेंथ, HDFC बैंक का स्ट्रेंथ क्या क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, थ्रेट्स क्या है, ये सब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पेज सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा शायद, हाँ यहाँ पे पेज सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा मनी कंट्रोल प्रो के लिए। तो सॉरी आप हमें जितना फ्री डाटा मिलता है वो हम फ्री डाटा यूज़ करके देखते हैं हमें कितना क्या मिलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ओवरव्यू मिल जाएगा HDFC बैंक का। आज ये स्टॉक कहाँ पे ओपन हुआ था, ये स्टॉक कहाँ पे प्रीवियस डे कहाँ पे क्लोज हुआ था 1515, ये स्टॉक का वॉल्यूम कितना है आज के दिन में, वैल्यू यहाँ पे, और VWAP कहाँ पे है। VWAP ये हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में बात करेंगे VWAP के बारे में। ये हाई क्या गया था, लोअर सर्किट कितना है, 52 वीक हाई लो, ये सब। TTM, EPS अर्निंग पर शेयर, EPS अर्निंग पर शेयर। EPS कैसे निकाला जाता है, आपका EPS का फॉर्मूला है जो भी कंपनी का जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स करने से आप लोगों को कंपनी का EPS मिल जाता है। अगर एक कंपनी का पिछले 5-10 साल से अगर अर्निंग पर शेयर लगातार ग्रो हो रहा है तो फिर ये एक गुड साइन है कंपनी के लिए। कंपनी को फर्दर एनालिसिस करने के लिए ये एक गुड साइन है। सिर्फ EPS देख के आप एक कंपनी को अच्छा या फिर बुरा नहीं कह सकते हैं। EPS के साथ EPS जस्ट एक पार्ट है, एक रेशियो है, उसके साथ और कई सारे बातें देखना होता है एक कंपनी को अच्छा बोलने से पहले। तो EPS एक रेशियो है जिसे हम देख के कंपनी प्रॉफिट में जा रहा है कि नहीं वो थोड़ा गेस कर सकते हैं। अगर हमें ये भी देखना होगा अगर एक कंपनी का EPS साल बाई साल अगर ग्रो हो रहा है तो ये किस वजह से ग्रो हो रहा है, कंपनी का ऐसा क्या प्रोडक्ट है जिसके वजह से कंपनी को इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद या तो कंपनी किसी बैंक से लोन लेके अपना बैलेंस शीट में अपना प्रॉफिट दिखा रही है, वो सब भी देखना होता है एनालिसिस करते समय। वो सब भी आपको एनालिसिस करते समय देखना होगा, तभी आप एक अच्छा कंपनी चुन सकेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, PE रेशियो और प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है फंडामेंटल एनालिसिस में। इससे हम लोग कोई भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है ये पता कर सकते हैं। अंडर वैल्यूड का मतलब
आप ऐसे सोच सकते हैं कि एग्जाम्पल किसी चीज का प्राइस 100 है और आपको वो चीज 50 में मिल रहा है, तो वो हो गया आपका अंडर वैल्यूड। और अगर वो सेम चीज आपको 150 में खरीदना पड़े तो वो हो गया आपका ओवर वैल्यूड। ये एक सिंपल एग्जांपल है। अभी और एक एग्जांपल से मैं अच्छे से आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। आपको एक घर रेंट पे लेना है, ठीक है? तो पहले आप थोड़ा खुद से रिसर्च करते हैं कि जिस प्लेस पर आपको घर रेंट पे चाहिए उस पार्टिकुलर प्लेस पर एवरेज रेंट कितना होता है। लेट्स एज्यूम कि उस पार्टिकुलर प्लेस पर एवरेज रेंट 15,000 होता है, लेकिन आप जब खुद उस प्लेस पर जाके लोगों से रेंट के बारे में पूछते हैं तब कोई घर का ओनर रेंट 10,000 कहता है और कोई 20,000 के नीचे रेंट नहीं दे सकता ऐसा कहता है। लेट्स एज्यूम कि सब घर एक ही प्लेस पर है और लगभग सब घर का कंडीशन भी सेम ही है। तो अभी जो लोग भी 10,000 में भी रेंट देने को रेडी है वो हो गया आपका अंडर वैल्यूड रेंट, और जिन लोगों ने रेंट 20,000 के नीचे नहीं दे सकता ऐसा बोला वो हो गया आपका ओवर वैल्यूड रेंट। तो बेसिकली कोई भी कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है ये निकालने के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अभी जैसे हमने रेंट के एग्जांपल में कंपेयर करके देखा कि उस प्लेस पर एवरेज एक घर का रेंट कितना होता है एंड उस वैल्यू को लेके हमने ओवर वैल्यूड रेंट एंड अंडर वैल्यूड रेंट निकालने के लिए यूज किया। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी हम लोग कोई भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है ये जानने के लिए, ये देखने के लिए दो मेथड यूज करते हैं। तो पी रेशियो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है ये देखने के लिए हम लोग फर्स्ट मेथड यूज कर सकते हैं कि उस कंपनी का जो भी पीआर कंपनीज है उनके साथ उस कंपनी का पीई को कंपेयर करके देख सकते हैं कि वो पीई ज़्यादा है या फिर कम है। ज़्यादा है तो वो क्या होगा ओवर वैल्यूड हो जाएगा और उसके बाद कम है तो वो अंडर वैल्यूड हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं HDFC बैंक का पीआर कंपनीज का क्या है, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक। तो यहाँ पे आप लोगों को इनका पी रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग HDFC बैंक का पी रेशियो है 23.26, ICICI बैंक का है 22.40, कोटक महिंद्रा बैंक का है आपका 33.59, एक्सिस बैंक का है 19.11, यहाँ पे इंडसइंड बैंक का है 17.09। तो यहाँ पे आप लोग कंपेयर करके देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि सिर्फ पी देखने से, पी रेशियो से सिर्फ आप एक कंपनी को अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है ये नहीं कह सकते। पी एक रेशियो है जिससे हम लोग एक गेस कर सकते हैं कि इस कंपनी का पी थोड़ा ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो इसके साथ आप लोगों को और कई चीज़ देखना होता है। तो उसके बाद मेथड नंबर 2 में हम लोग देख सकते हैं कि उस कंपनी का जो भी पीई है उसके साथ इंडस्ट्री पीई के साथ हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि HDFC बैंक का पीई है आपका 23.26 और उसके बाद सेक्टर पीई कितना है यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेक्टर पीई है 30.60। तो अभी HDFC बैंक आपका बैंकिंग सेक्टर में आता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों को पूरा बैंकिंग सेक्टर का इंडस्ट्री पीई दिया हुआ होता है रेडीमेड। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सेक्टर पीई है 30.60 और हमारा HDFC बैंक का पीई है 23.26। इसका मतलब क्या हो गया, सेक्टर पीई से HDFC बैंक का पीई लो है तो मतलब अंडर वैल्यूड है, एक एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? मैंने फिर आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ पी लो होने से आप एक स्टॉक को अंडर वैल्यूड या फिर ओवर वैल्यूड नहीं कह सकते हैं। उसके लिए और कई सारे फैक्टर्स देखना होता है। तो इन दो मेथड से हम लोग एक स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है एज्यूम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी स्टॉक का पी लो या हाई होने से वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है ये नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ स्टॉक्स का पी हमेशा ओवर वैल्यूड ही रहता है अपने पीआर कंपनी एंड इंडस्ट्री पी से। तो इसको भी हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप लोगों ने कभी आईफोन का प्राइस कम होते देखा है क्या? नहीं होता है।
और आईफोन का प्राइस 1 लाख होने से भी लोग बाय करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि एप्पल हमेशा एक क्वालिटी प्रोडक्ट ही बनाता है। तो इसलिए अगर आईफोन का प्राइस 1 लाख भी हो या फिर 2 लाख भी हो तो भी लोग उतना पैसा पे करके आईफोन खरीदेंगे ही। तो ऐसे कुछ स्टॉक का पी हमेशा ओवर वैल्यूड ही रहता है। तो इसके लिए हमें और अलग अलग रेशियो देखना होगा कि वो स्टॉक बाय करे या नहीं। फेस वैल्यू कितना है इस स्टॉक का, तो यहाँ पे फेस वैल्यू हो गया आपका, जब भी एक कंपनी शुरू होता है तब प्रोमोटर्स मिलके, प्रोमोटर मतलब जिन्होंने कंपनी को शुरू किया, वो लोग कंपनी की एक शेयर की वैल्यू कितना होगा वो डिसाइड करते हैं, और वो ही आपका हो गया फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर 3 दोस्तों ने मिलके एक कंपनी शुरू किया और तीनों ने 1 लाख करके उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, और उन्होंने डिसाइड किया कि उस कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपीज़ रखेंगे, वो सिर्फ कंपनी के प्रोमोटर्स मिलके ही रखते हैं। तब हर एक ओनर को कितना शेयर्स मिलेगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया आपका 50,000 शेयर्स पर इन्वेस्टर को मिलेगा, पर प्रोमोटर्स को मिलेगा वहाँ पे। और कभी कभी न्यूज़ में देते हैं कि ये ABC लिमिटेड कंपनी डिक्लेयर 100% डिविडेंड, बट 100% डिविडेंड ऑन व्हाट, 100% डिविडेंड ऑन फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर HDFC बैंक कहता है कि हम लोग 100% डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो 100% डिविडेंड आपको शेयर प्राइस में नहीं देंगे, मार्केट वैल्यू पे नहीं देंगे शेयर के, वो देंगे आपको फेस वैल्यू पे 100% डिविडेंड। HDFC बैंक का आपका फेस वैल्यू कितना है, 1 रुपया। तो अगर आपको HDFC बैंक 100% डिविडेंड पे करता है आपको फेस वैल्यू पे, तो कितना पैसा मिलेगा आपको, 100% इंटू 1 कितना हो गया आपका 1 रुपया। आपको पर शेयर, आपके पास जितने भी शेयर है पर शेयर आपको 1 रुपीज़ करके आप लोगों को डिविडेंड मिलेगा। तो वही होता है। मार्केट वैल्यू हो गया आपका स्टॉक की जो भी करंट शेयर प्राइस है, वो हो गया आपका मार्केट वैल्यू। और फेस वैल्यू हो गया आपका जो भी कंपनी शुरू होते समय प्रोमोटर्स ने कंपनी की फेस वैल्यू रखा था, वो हो गया आपका कंपनी का फेस वैल्यू। तो यहाँ पे अभी एक और टर्म है डिविडेंड। आप जब भी किसी कंपनी के शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी कभी कभी डिविडेंड के रूप में आप लोगों को पैसा पे करती है। लाइक जैसे हम लोग अगर किसी बैंक पे अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं, FD करके रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें इंटरेस्ट मिलता है ना। तो ऐसे ही हम अगर किसी कंपनी के शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलता है। वो डिपेंड करता है आपका कंपनी टू कंपनी। अगर कंपनी डिविडेंड पे करना चाहे तो पे कर सकती है, अगर नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकती है। कंपनी ऐसा भी कह सकती है कि हमारा जो भी प्रॉफिट है हम वो अपने कंपनी के ग्रोथ में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो भी कर सकती है कंपनी। वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप। मार्केट कैप मतलब जितना भी शेयर है HDFC बैंक का इंटू शेयर का प्राइस जितना चल रहा है अभी, उसे इंटू करने से जो आपको मिलेगा वो हो गया आपका मार्केट कैप। HDFC बैंक का मार्केट कैप कितना है, 8,35,120। ये क्या किस पे है, करोड़ में है, 8,35,120 करोड़। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्राइस परफॉर्मेंस, मतलब 1 वीक में ये स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, -1.22%। 1 मंथ में कितना रिटर्न दिया, 0.99%। 3 मंथ में कितना रिटर्न दिया, ईयर टिल डेट मतलब जनवरी 1 से लेके अभी करंट डेट तक इस स्टॉक ने कितना % रिटर्न दिया। उसके बाद 1 ईयर में कितना रिटर्न दिया, उसके बाद 3 ईयर में कितना रिटर्न दिया, ये सब आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़। अगर HDFC बैंक से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो तो आप लोगों को कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। HDFC बैंक का अगर कोई भी न्यूज़ हो या फिर डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हो HDFC बैंक, अगर या फिर अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करने वाले हो, कितना प्रॉफिट हुआ, तो ऑल डिटेल्स आप लोगों को न्यूज़ सेक्शन में मिल जाएगा HDFC बैंक के। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, ब्रोकर रिसर्च। कोई ब्रोकर क्या करता है, किसी कंपनी का आपका रिसर्च करता है, वो लोग अपने लिए रिसर्च करके क्या करते हैं, वो लोग किसी भी कंपनी का, मतलब आप लोगों को रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग ही रिसर्च करके क्या करेंगे, वहाँ पे यहाँ पे वेबसाइट पे डाल देते हैं। तो
मतलब जो भी विजिटर्स हो या फिर कोई अगर वो देखना चाहे तो वो लोग देख सकते हैं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो भी ब्रोकर्स है जैसे ICICI डायरेक्ट, मोतीलाल ओसवाल, शेयर खान, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अरिहंत कैपिटल मार्केट्स, ये लोग अपने टीम से, रिसर्चर से वो लोग रिसर्च करके यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देते हैं। तो आप लोग अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो यहाँ से आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अगर ज़्यादा कंपनी को अगर जानना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शन में क्या होता है, आपको ये लोग यहाँ पे अगर HDFC बैंक का कोई भी अगर बोर्ड मीटिंग हो, बोर्ड में जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डेट, बोर्ड मीटिंग हो या फिर डिविडेंड का डिक्लेयर करने वाला है, एक्स डिविडेंड डेट, वो सब यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट्स, यहाँ पे आप लोगों को कॉर्पोरेट एक्शन में मिल जाएगा वो सब। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं HDFC बैंक ने कब कब डिविडेंड डिक्लेयर किया है और कितना कितना रुपया डिविडेंड डिक्लेयर किया है, वो सब आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर उसके बाद बोनस, कोई कोई कंपनी क्या करता है, उन लोगों को अगर ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो सब आप लोगों को बोनस डिटेल्स HDFC बैंक ने अगर आज तक कोई भी बोनस दिया होगा तो यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, मतलब HDFC बैंक ने आज तक बोनस शेयर नहीं दिया। बोनस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग फाइनेंशियल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हर कंपनी का। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चलता है कि कंपनी का रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर ग्रो हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो ये सब डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट मिलेगा कंपनी का, कंपनी ने कहाँ से कितना पैसा जनरेट किया, टैक्स कितना दिया, नेट प्रॉफिट कितना रहा कंपनी के पास, उसके बाद टोटल इनकम कितना हुआ, वो ये सब डिटेल्स आप लोगों को कंपनी का फाइनेंशियल से में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट देख सकते हैं आप लोग, कैश फ्लो, कहाँ से कितना कैश फ्लो कहाँ पे जा रहा है कंपनी का, ये सब डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। रेशियोस, उसके बाद तो फेस वैल्यू, ये सब आप लोगों को कंपनी का ऑल फाइनेंशियल डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ पे दो टर्म से आप लोगों का, एक हो गया आपका कंसोलिडेटेड और एक हो गया आपका स्टैंड अलोन। कंसोलिडेटेड मतलब अगर HDFC के अंदर अगर कुछ और भी कंपनी होता तो फिर सब्सिडायरी कंपनीज होता तो फिर सब कुछ यहाँ पे HDFC कंसोलिडेटेड में इंक्लूड होता। तो HDFC बैंक का आपका सब्सिडायरी कंपनी नहीं है, तो फिर ये सिर्फ आप लोगों को अगर देखना है तो फिर आप लोग HDFC के स्टैंड अलोन डिटेल्स देखने से आप लोगों को ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड ये दो अलग अलग टर्म्स है। तो अगर आप लोगों को HDFC बैंक के बारे में देखना हो तो आप लोग स्टैंड अलोन में देखने से आप लोगों को ज़्यादा एक्यूरेट डिटेल्स मिलेगा आप लोगों को। तो EPS के बारे में तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है क्या होता है EPS। तो इनकम स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हैं, इंटरेस्ट अर्न्ड, बैंक ने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है, उसके बाद अदर इनकम कितना है, टोटल इनकम कितना हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कितना हुआ है बैंक के, जो भी एम्प्लॉय को पेमेंट करना हो या फिर रेंट पेमेंट करना हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, या फिर ये सब आपका एक्सपेंडिचर में आता है। तो ये सब डिटेल्स यहाँ पे रहता है कंपनी का। डे बाई डे एक्सपेंडिचर कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, ये सब डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद टैक्स कितना दिया है बैंक ने, बैंक का अगर किसी के पास अगर लोन है या फिर कोई अगर कुछ है तो वहाँ पे आप लोग बैंक को टैक्स कितना देना पड़ा। तो ग्रॉस NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ग्रॉस एसेट भी बैंक के मामले में आप लोगों को NPA देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए बैंक अगर किसी को लोन देता है तो फिर अगर वो लोन बैंक रिकवर नहीं कर पाता है तो वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका NPA में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में वो इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सब देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को शेयर होल्डिंग के बारे में पता चलेगा। तो HDFC बैंक का किसके पास कितने शेयर्स है, तो वो सब डिटेल्स आप लोगों को ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पाई चार्ट्स में दिखाया हुआ है यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास कितना शेयर है, उसके बाद हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर किसके पास है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स है। तो यहाँ पे आप लोगों को चार्ट्स के हिसाब से भी मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास कितना शेयर है, उसके बाद FII के पास कितना है, उसके बाद DI के पास कितना है। तो अगर किसी प्रोमोटर्स ने अपना शेयर अगर किसी के पास गिरवी रखा हो या फिर प्लेज रखा होगा तो यहाँ पर ही आप लोगों को दिख जाएगा कि कितने शेयर्स प्रोमोटर्स ने प्लेज रखा है,
प्लेज मतलब अपने प्रोमोटर जिसने भी कंपनी को शुरू किया वो लोग ने अगर अपना शेयर किसी के पास अगर गिरवी रख के अगर पैसा लोन लिया है तो वो सब डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई कंपनी के प्रोमोटर्स अपना जो भी कंपनी का शेयर्स है वो शेयर्स आपका बैंक के पास गिरवी रखते हैं और उसके बाद वहाँ से पैसा रेज करते हैं। तो अगर कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने सारा शेयर या फिर डे बाई डे ईयर बाई ईयर अपना शेयर ज़्यादा से ज़्यादा गिरवी रख रहा है किसी के पास, तो वो भी एक बैड साइन हो सकता है कंपनी के लिए। ठीक है, वो भी आप लोगों को देखना होगा। डे बाई डे ईयर बाई ईयर कंपनी का प्लेज शेयर्स की नंबर्स ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है, तो वो सब आपको देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इनसाइट्स में आप लोगों को कितने म्यूचुअल फंड्स ने HDFC बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद FII ने HDFC बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है वो नंबर भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर प्रोमोटर्स के रिलेटेड अगर किसी प्रोमोटर ने अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज किया है या फिर डिक्रीज किया है तो वो सब डिटेल्स आप लोगों को इस न्यूज़ सेक्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पीआर्स का मतलब क्या है, HDFC बैंक से रिलेटेड जितने भी कंपनी है, मतलब जैसे भी जितना आपका उस सेम फील्ड में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप एक दुकान देने वाले हैं तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि उस जगह पे कितने सेम तरह के दुकान कितने हैं। तो ऐसे ही एक सेम यहाँ पे पीआर्स का मतलब होता है आपका HDFC बैंक के जैसा बैंक और कितना है और वो लोग कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वो सब डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि HDFC बैंक, उसके बाद ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, तो इस सब का डिटेल्स आप लोगों को यहाँ से आप लोग एक एक करके देख सकते हैं। कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कंपनी लॉस में है, सब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अबाउट द कंपनी, तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी का ऑल डिटेल्स मिल जाएगा। ऑल डिटेल्स मतलब कंपनी क्या काम करता है, कंपनी का क्या क्या प्रोडक्ट है, तो वो सब आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे कंपनी का एड्रेस, रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, उसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता है, कंपनी में के मैनेजमेंट में कौन कौन है, वो सब डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैनेजमेंट में आप लोगों को अतानु चक्रवर्ती, CEO कौन है, शशिधर, जगदीशन, ये सब आप लोग डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंक्लूडेड इन HDFC बैंक कहाँ पे लिस्टेड है, वो सब आप लोगों को BSE 100 में है, BSE 200 में है, सेंसेक्स में है, ये सब यहाँ पे मिलता है आपको। उसके बाद यहाँ पे और ISIN नंबर, ये सब कुछ नंबर्स है, तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को सब डिटेल्स मिल जाएगा। हाय गाइस, आई होप इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में अच्छे से समझा पाया हो। गाइस, फंडामेंटल एनालिसिस एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, शायद मैं हर एक चीज़ इस चैप्टर में कवर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैंने जो भी सिखाया आप लोगों को वहाँ से आप लोग एटलीस्ट शुरू कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं वो आप लोग खुद से भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट डिटेल्स वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूंगा। और तो चलिए गाइस, अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं हमारे। तो थैंक यू।